आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हिस्टोरिकल टॉपिक पर जिस पर अक्सर बहस होती रहती है। क्या नेपाल कभी अखंड भारत का हिस्सा था? अगर हाँ तो कब और कैसे? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि एंशिएंट टाइम से लेकर ब्रिटिश राज तक नेपाल का भारत के साथ कैसा रिश्ता रहा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सच आपको हैरान भी कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट और पौराणिक काल की। अगर हम अखंड भारत की कल्पना करें तो इसका मतलब कोई एक पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल और सिविलाइजेशनल यूनिट था जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। हिंदू ग्रंथों और पुराणों की अगर बात करें तो नेपाल को कई जगहों पर मेंशन किया गया है और ये मेंशन उसको उसके अलग अलग रूपों में किया गया है। नेपाल का नाम नेप मुनि के नाम पर पड़ा जो एक ऋषि थे। एंशिएंट टाइम में नेपाल भारतवर्ष के रामायण, महाभारत और पुराणों की संस्कृति का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। भगवान राम की पत्नी माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और ये जगह आज भी नेपाल में मौजूद है। भगवान शिव का पवित्र धाम पशुपतिनाथ और मुक्ति क्षेत्र मुक्तिनाथ वही जगह हैं जहां से भारतीय संस्कृति की जड़ें गहराई से जुड़ी हुई है। लेकिन इस दौरान नेपाल कोई एक केंद्रीकृत राज्य नहीं हुआ करता था, बल्कि ये एक अलग अलग राजवाड़ों और कबीलों में बटा हुआ था। कल्चरल और स्पिरिचुअल तौर पर ये भारतवर्ष का ही हिस्सा था, जिसे आप सांस्कृतिक अखंड भारत कह सकते हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री पर। क्या मौर्य या गुप्ता एम्पायर के दौरान नेपाल डायरेक्टली या पॉलिटिकल तौर पर इसका हिस्सा था? हिस्टोरिकल फैक्ट्स के मुताबिक मौर्य सम्राट अशोक ने 3rd सेंचुरी बीसी में नेपाल की घाटियों तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था। सम्राट अशोक ने ही लुम्बिनी का दौरा किया था जो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है और वहां पर कई स्तंभ स्थापित किए थे। इसका मतलब यह है कि नेपाल का सदर्न रीजन और कुछ घाटियां मौर्य एम्पायर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस में थी। बाद में गुप्ता पीरियड के दौरान भी सम्राट समुद्रगुप्त के इलाहाबाद पिलर इंक्रिप्शन में नेपाल को एक बॉर्डर स्टेट के तौर पर दिखाया गया है जो गुप्ता एम्पायर को टैक्स देते थे और उनके इन्फ्लुएंस वाले एरिया में आते थे। हालांकि मुगल काल के दौरान मुगल रूलर्स का इन्फ्लुएंस नेपाल के हिली एरियाज तक नहीं पहुंच सका क्योंकि वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी कि वहां आर्मी भेजना मुश्किल था। लेकिन काठमांडू घाटी के मल और दूसरे राजा आपस के व्यापार और कूटनीति के जरिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट से हमेशा जुड़े रहे। साथियों, अब बात करते हैं सबसे खास मोड़ पृथ्वी नारायण शाह का समय और ब्रिटिश राज के बारे में। 18वीं शताब्दी के बीच पृथ्वी नारायण शाह ने अलग अलग राजवाड़ों को जोड़कर एक नेपाल राज का निर्माण किया। उस समय नेपाल तेजी से अपने एम्पायर को बढ़ा रहा था, लेकिन फिर एंट्री होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। जब ब्रिटिशर्स ने करीब पूरे भारत पर कब्जा कर लिया तब उनका टकराव नेपाल के गोरखा रूलर से भी हुआ और यही वजह रही कि 1814 से 1816 के टाइम पीरियड में एंग्लो नेपाल वॉर हुआ। ये एक बेहद खतरनाक वॉर था। आखिर में दोनों पक्षों के बीच एक हिस्टोरिकल ट्रीटी साइन हुई जिसे हम ट्रीटी ऑफ सुगौली कहते हैं। इस ट्रीटी के तहत नेपाल को अपने कई इलाके जैसे कुमाऊं, गढ़वाल और सिक्किम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े। आज जो नेपाल का मैप है ये सीधे तौर पर ट्रीटी ऑफ सुगौली पर ही बेस्ड है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या नेपाल कभी अखंड भारत का ऑफिशियली हिस्सा था? तो इसका जवाब बड़ा सीधा है। पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव से देखें तो जब ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया तो नेपाल उस प्रशासनिक और पॉलिटिकल सिस्टम का सीधा हिस्सा नहीं बना। ब्रिटिशर्स ने नेपाल को एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट बफर स्टेट के तौर पर बनाए रखा ताकि रूस या तिब्बत के इन्फ्लुएंस को रोका जा सके। लेकिन अगर हम अखंड भारत की उस परिभाषा की बात करें जो सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से जुड़ी है तो नेपाल हमेशा से इस बड़े सबकॉन्टिनेंट का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ की परंपराएं और यहाँ की आस्था पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी हुई रही हैं। तो साफ है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज बदलती रहती हैं, लेकिन सदियों पुराने रिश्ते कभी नहीं बदलते हैं। आज भी भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता कायम है। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में सारे पड़ोसी देशों को एक कल्चरल प्लेटफॉर्म पर फिर से आना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।